जोहार, जय खोरठा, जय झारखंड। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों को सीजीएल पाठ्यक्रम झारखंड का जेएसएससी का सीजीएल पाठ्यक्रम के अंतर्गत खोरठा विषय की एक किताब आँखी गीत ये किताब है, जिसके कवि हैं श्रीनिवास पानुरी, खोरठा के महानतम कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि और खोरठा के अगुआ कवि, जिनको कभी आदि कवि के रूप में भी, कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में, कोई खोरठा के ध्रुव तारा, कोई खोरठा के वाल्मीकि, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग उपनाम से विभूषित करते हैं। उनकी रचना है ये आँखी गीत। छोटी छोटी कविताओं का इसमें पाठ है। इसमें आपके लिए पाठ दिया गया है। कविताएं छोटी हैं लेकिन भाव गंभीर हैं। इसमें कविताओं के अलावे क्षणिकाएँ, क्षणिका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षणिका ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, लेकिन ये सही शब्द नहीं है, ये है असल में क्षणिका, ये है। कविता की वैसी विधा को क्षणिका कहते हैं जो एकाध पंक्तियों में, एकाध माने 2, 3, 4, 5, उससे ज़्यादा नहीं, 4 पंक्तियों में ही बड़ी बात कह दे, कोई बात कह दे। इसको खोरठा में फुनगुनी भी कहा जाता है, फुनगुनी, है ना, चिनगिनी, फुनगुनी, इस तरह। तो ये इस किताब में 11 क्षणिकाओं को संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है। तो इन क्षणिकाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहली क्षणिका है गंधे जे राजा, छंदे जे राजा, गंधे जे ताजा, बाजा ओहे बाजा। बताइए, ये 3 पंक्तियां हैं। छंदे जे राजा, गंधे जे ताजा, बाजा ओहे बाजा। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जाहिर है, क्योंकि बात ऐसी ही है। उन्होंने कम शब्दों में बहुत सारी बात कह दी है। यही तो है क्षणिका का, उसकी विशेषता। छंद में जो राजा है, छंद यानी कविता की प्रस्तुति। पहले जो कविता प्रस्तुत की जाती थी तो विभिन्न छंदों में, छंद बहुत तरह के हैं। पहले मात्रिक, फिर वार्णिक, मात्रिक में भी कई, वार्णिक में भी कई, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, छप्पय, सवैया, बहुत सारे छंद हैं। तो छंदे जे राजा, गंधे जे ताजा, यानी छंद में जो राजा है, यानी बढ़िया, श्रेष्ठ है, वही टिक पाता है, वही कविता प्रसिद्ध होती है, उसी को पसंद करते हैं लोग। गंधे जे ताजा, उसी फूल को पसंद करते हैं लोग जो गंध में ताज़ा, यानी खुशबू, तुम ताज़ी खुशबू जिसमें आए। यानी यहाँ पर फिर बाजा वो है बाजा, जो बाजा बढ़िया बजता है, सुनने में सुहाना लगता है, कानों को प्रिय लगता है, वही बाजा ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ इन 3 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि कला, कविता उसी तरह है जैसे जिस फूल में खुशबू होती है, वही फूल आकर्षक, सुंदरता जिसमें होती है वही फूल आकर्षक होता है। तो उसी तरह कविता में जिसमें भाव गंभीर हो, प्रस्तुति का अंदाज सही हो, वही टिकता है, वही टिकती है कविता, वही चर्चित होती है, उसी को लोग पसंद करते हैं।
तो ये बात 3 पंक्तियों में कवि कह देते हैं। अब अगली जो क्षणिका है वो है, हाथे जोदी कविता पुस्तक गाढ़ी खाए गांठी होना चाहिए, गांठी का खाए कुछ, गोदी हमर तोय सखी बूझी सर्गक धुरा ऐसन तुच्छ, है ना। कवि यहाँ पर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है कि मेरे हाथों में किताबें हों और गांठ में यानी मेरी गठरी में, झोले में खाने का कुछ हो, और गोदी हमर तोय सखी, और मेरी गोदी में तुम रहो, बुझी सर्गक धुरा ऐसन तुच्छ। तो मैं स्वर्ग को धूल के समान तुच्छ समझूंगा। यानी कवि के लिए प्रिय चीज़ें क्या हैं? कविता और अपनी जीवन संगिनी, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, ये प्रिय चीज़ें हैं। और जीवन जीने के लिए अन्न, वस्त्र, ये जो आवश्यक बुनियादी चीज़ें हैं, वो अगर हो जाए न्यूनतम भी, तो ये जीवन में स्वर्ग से भी बढ़कर समझूंगा सफल है। यानी स्वर्ग से भी ज़्यादा सुखकर समझूंगा, स्वर्ग इसके सामने तुच्छ समझूंगा। स्वर्ग की जो परिकल्पना की जा गई है, तो उससे भी ये स्वर्ग के इससे भी स्वर्ग को तुच्छ समझूंगा अगर मेरे पास किताबें हों। तो यहाँ कवि इससे इन पंक्तियों में जाहिर करता है कि उसे किताबों से कितना प्रेम, साहित्य से कितना प्रेम था, और अपनी प्रेयसी से कितना प्रेम करता था वो, है ना। अपनी पत्नी से, चाहे अपनी जो भी जिनको वो चाहता था, तो उससे कितना प्रेम करता था। तो जीवन का लक्ष्य बताया है कवि ने, और एक जो सुख का साधन है, उसके जीवन का सुख है, वो इसी में निहित है, साहित्य में, अपनी जीवन साथी के साथ। बस इतना ही चाहिए, बाकी न्यूनतम सुविधा मिल जाए तो स्वर्ग को भी मैं लात मार दूंगा, ये कवि कहना चाहता है ना। एक और क्षणिका ले लेता हूं, आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बांदर। आपन भाषा सहज सुंदर, बूझे गीदर बूझे बांदर। देखिए, ये 2 पंक्तियां बहुत ही बड़े अर्थ को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। अपनी भाषा यानी अपनी मातृभाषा, मायकोरवा भाषा, जो हम बचपन से माँ की गोद में सीखते हैं, और सबसे पहले जिस भाषा में बात करते हैं आसपास के परिवेश में, वो हमारी मातृभाषा होती है। लोगों को भ्रम है कि मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी हो सकती है किन्हीं की मातृभाषा, लेकिन जो वास्तव में खोरठा भाषी हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, खोरठा है ना। क्योंकि मातृभाषा की परिभाषा वही है, माँ की गोद में पहले भाषा, जिस भाषा को सीखता है बच्चा, और जिस भाषा में वो अपने सबसे निकटस्थ सगे संबंधियों से बात करता है, आसपास के परिवेश की जो भाषा है, उसकी जो उसका प्रारंभिक परिवेश है, वो उसकी मातृभाषा होती है। तो ये मातृभाषा के मान, उसके महत्व को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं। आपन भाषा सहज सुंदर, यानी सहज है, आसान है और सुंदर है, क्योंकि वो प्रिय है। सुंदर इसलिए है कि वो प्रिय है। जिसकी अपनी चीज़, अपनी माँ सबसे प्रिय होती है, वो सुंदर होती है। भले दूसरे के लिए कुरूप हो सकती है, काली कलूटी भी हो सकती है, रंग उसका कुछ भी हो, लेकिन माँ सबसे प्रिय वस्तु होती है ना। तो प्रिय रिश्ता होता है माँ का रिश्ता, तो उसी तरह मातृभाषा भी सबसे प्रिय, तो प्रिय है तो सुंदर है।
तो इसलिए अपन भाषा सहज मतलब आसान है समझना, चूँकि वो बचपन से उस भाषा को सीखते आया है, उसके प्रत्येक शब्द का मर्म समझता है, वो उसका व्यवहार एकदम धड़ल्ले से करता है, इसलिए वो सहज है, उसके लिए आसान है और सुंदर है। बूझे गिदर बूझे बांदर, बच्चा भी समझता है, छोटे बच्चे को उसकी भाषा में बताएंगे तो वो ज़्यादा समझेगा। और बांदर मतलब उदंड लोग भी, जो भी बंदर की अवस्था में हैं, यानी जो परिपक्व नहीं हुए हैं, वे भी समझ जाते हैं अपनी भाषा में। तो ये यानी मातृभाषा सबसे सहज बोधगम्य भाषा है, यानी आसानी से समझने वाली भाषा है। इस भाषा को इसलिए अगर शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है तो उस माध्यम से सीखने वाले बच्चे ज़्यादा मेधावी होते हैं, क्योंकि उस माध्यम से वो विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि बहुत ही गंभीर बात कह देता है। आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लायत उठे हजार हजार हाथ। देखिए कवि यहाँ पर क्या कहता है। कविता इस किताब में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर बहुत है, क्योंकि कवि के मरने के बहुत दिनों के बाद ये किताब छपी है ना, लगभग 26 साल बाद, है ना। तो इस किताब को कवि ने तो देखा नहीं, प्रूफ देखा नहीं। प्रूफ किसने देखा? उनके बेटे ने, वो भी बहुत बढ़िया से नहीं देख पाए। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे शब्द सही नहीं हैं, कहीं कहीं पर रिपीटेशन है, कहीं कहीं पर छूटा भी हुआ है। मेरे पास इसकी पांडुलिपि है और मैं किताब को पढ़ते हुए समझ जाता हूँ कि कहाँ पर गलती है। तो आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लायत उठे। लायत यहाँ पर लाइट लिखा हुआ है, लाइट ट नहीं त, लायत उठे हजार हजार हाथ। ये कवि क्या कहते हैं? लायत, यहाँ लायत का मतलब होता है कदम, है ना। आज हमर ताले ताले, मेरी ताल में, यानी मेरे विचारों, मेरी भावनाओं के साथ चल पड़े हैं सारे लोग। नाचे डायर पात, यानी डालियाँ, पत्तियाँ, पत्ते नाच रहे हैं, यानी मेरे साथ चल रहे हैं। यानी मेरी जो स्वीकृति है वो पूरे समाज में व्याप्त हो रही है। यानी जिस समय इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था उस समय तो इनके साथ बहुत कम लोग थे, बल्कि कोई नहीं थे, अकेले निकल पड़े थे। कारवां बाद में बना, उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि पगला गया है आदमी, खोरठा में लिखता है। खोरठा एक गंवारू भाषा, अनपढ़ देहात की भाषा, इसमें अब कविता लिखेगा, इसमें भी साहित्य रचेगा, इस तरह कह के लोग उपहास उड़ाते थे। लेकिन इससे विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं, धुन के पक्के वे चलते गए। तो उसी चाल का नतीजा हुआ कि आज हजार हजार लायत, हजार हजार लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब आगे चल के उन्होंने ये किताब 1964 के आसपास सुनते हैं लिखी गई, हो सकता है उसके बाद भी कुछ रचनाएं आई हो, तो हजारों लोग बाद में जुड़ गए, बहुत सारे लोग, हम लोग भी बाद में जुड़े। तो इस तरह कितने कितने लोग खोरठा आंदोलन के साथ जुड़ गए, इस भाषा को स्थापित करने के लिए, इस भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए, मान सम्मान दिलाने के लिए, स्थान दिलाने के लिए,
सिलेबस में, पाठ्यक्रमों में लाने के लिए ये सब कोशिशें होने लगी थी। तो इसलिए ये कहते हैं आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, है ना, हजार हजार लात उठे, यानी हजारों हजार कदम उठ पड़े हैं और हजारों हजार हाथ उठ पड़े हैं। हाथ इस तरह आंदोलन के मुद्रा में, है ना, कि हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा का मान होना चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो इन्हीं बातों को कवि इन 4 पंक्तियों में कह दिया है ना। तो ये है, क्षणिकाओं में भी काफ़ी गहरा अर्थ है, उसको समझने की ज़रूरत है। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आज हमार ताले ताले नाचे डायर पात, एकर माने की भेले, कवि की कहे खोजलत ई पाता ई डांडिल में ई पंगैते हैं। तो आपको इसका निहितार्थ समझना है, जो सही अर्थ होगा जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को चुनना होगा आपको। तो ये सब बातें आपको समझनी है तैयारी के लिए। तो मैं तैयारी के लिए आपके साथ हूँ, मेरा सहयोग चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे वीडियो को देखें इसके लिए, और इसी तरह जुड़े रहें। मैं आप लोगों के बीच में आते रहूँगा बीच बीच में, और बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत नई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।